हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम साइंस सीरीज का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें कि हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में आते रहे हैं और ये प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इन्हें याद भी करते चलेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। कहता है, पहला प्रश्न कहता है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु के ताप पे क्या असर पड़ेगा। प्रश्न एक बार फिर, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु के ताप पे क्या असर पड़ेगा। उत्तर होगा ताप बढ़ता है। अगर पंखा चल रहा है किसी कमरे में तो उस कमरे का तापमान जो है सो बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। इसका उत्तर होगा एक अवतल लेंस की तरह। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। ये उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, पत्थरों से भरी हुई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं, तो पानी का तल पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा वही रहेगा। पानी का जो तल है वही रहेगा, उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं। इसका उत्तर होगा निर्वात में। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करने के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए। मतलब ये हुआ कि जो भी वोल्टेज आ रहा है तो उसको या तो वोल्टेज बढ़ाना हो या फिर वोल्टेज घटाना हो, उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, बांध के नीचे दी की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्यों। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्यों। उत्तर होगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है तो बांध के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, वह श्यानता कहलाता है। उत्तर होगा श्यानता। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण उत्तर होगा पलायन वेग है। वहां पर स्थित पलायन वेग। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण क्या है। उत्तर है विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। उत्तर होगा विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर उत्तर होगा बढ़ती है। उत्तर होगा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। तो इसमें जीव जंतु सफर कर जाते हैं, जिंदा रहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। उत्तर होगा अधिक होती। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो ये फैराडे के नियम के अनुसार काम करता है। फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। कौन सा ऐसा बम है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। ऐसा बम है न्यूट्रॉन बम। उत्तर होगा न्यूट्रॉन बम। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है।
परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल का क्या करता है? प्रकाश विद्युत सेल का क्या करता है? तो उत्तर होगा प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला प्रश्न है, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? हमारे घरों में पंखे, बल्ब और भी सारे उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? उत्तर होगा रांजन। उत्तर होगा रांजन। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंडिंग किसका अयस्क है? पिच ब्लेंडिंग किसका अयस्क है? तो ये रेडियम का अयस्क है। उत्तर होगा रेडियम। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें, उत्तर होगा अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें होती हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उनका आवर्तकाल क्या होगा? इसका उत्तर है 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उनका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का क्या घोल है? अमोनियम क्लोराइड का क्या घोल होता है? तो ये एसिडिक घोल होता है। अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक घोल है। अगला प्रश्न है, शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। शीतलीकरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? महिलाओं के प्रजननीय यानी कि अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? उत्तर होगा एस्ट्रोजन। उत्तर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला प्रश्न है, प्रोलॉन्ग भाषा विकसित हुई है कब? प्रोलॉन्ग भाषा कब विकसित हुई थी? ये उत्तर होगा 1972। उत्तर होगा 1972। अगला प्रश्न है, झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या असर पड़ता है? झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। उत्तर होगा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, इसका उत्तर होगा अभिकेंद्र बल के समान होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो ऑर्गन एक ऐसी गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती है और ये अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा क्रोमियम। उत्तर होगा क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? प्रश्न एक बार फिर मैं बता दूं, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। जो तंतु का प्रतिरोध है तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? हॉर्स पावर के बारे में पूछ रहा है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। उत्तर होगा 746 वाट। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का तापमान कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का तापमान 0 डिग्री केल्विन होता है, -0 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अगला प्रश्न है,
परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? उत्तर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर होगा ऑलेरी कल्चर। उत्तर होगा ऑलेरी कल्चर। अगला प्रश्न है, हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन मतलब घूमती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। मेज का कोणीय वेग पर प्रभाव यही पड़ेगा कि वो कम हो जाए। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है किसका? बल जो है सो किसका गुणनफल होता है? तो ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। F=ma। ये फॉर्मूला भी होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम आनुवांशिकी कहते हैं। उत्तर होगा आनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में नापते हैं या मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम हमेशा कैलोरी में मापते हैं। उत्तर होगा कैलोरी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। उत्तर होगा एम्पियर। अगला प्रश्न है, कौन न तो तत्व है न ही यौगिक? तो जो वायु होता है वो न एक तत्व होता है और न ही एक यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? उत्तर होगा प्लाज्मा। उत्तर होगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर होगा एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। उत्तर होगा डायोप्टर। और आज का ये आखिरी प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किन चीजों का? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। उत्तर होगा जीवाश्मों का। उत्तर होगा जीवाश्मों का। तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट हमें जो भी आपके मन में विचार हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।